Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल का लास्ट आर्टिकल, जिसमें हम पढ़ रहे थे आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम लोगों ने बता दिया था, एक्सेप्शन तक हम आ गए थे। पीरियड में हमने एक्सेप्शन पढ़े थे एस एंड पी ब्लॉक में। आज हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट्स जितना हमने पढ़ा है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, चलिए आप लोगों ने सभी ने रिवाइज तो किया ही होगा। चलिए मैं आपसे फिर क्वेश्चन पुटअप करती हूँ। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या बताया था? क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल? जल्दी बताओ। देखो 5 मिनट्स के अंदर रिकॉल कर रही हूँ, फिर से फोकस हो जाओ बिल्कुल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था, किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी उसको ही हमने क्या बोला था? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला था। मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था कि क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्यों रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया था आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो यूनिट थी वो थी किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। फिर मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, आगे थर्मोडायनेमिक एक चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, उसमें सब क्लियर होगा। मैं आपको अभी बेसिक बता देती हूँ। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है किसी बॉन्ड को ब्रेक करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड जब दो बॉन्ड आपस में जॉइंट होते हैं, जब दो बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? जैसे कि Cl2 है, Cl2 में 2 क्लोरीन एटम है, Cl एंड Cl तो मिलकर बना है। जब हम इस एटम को ब्रेक करेंगे तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। जब दो एटम्स आपस में फॉर्म होंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कि HCl हाइड्रोजन प्लस Cl से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और Cl के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? ये हमने पढ़ा था। और जो IP होता है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। IP जो होता है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अच्छा बताओ तो क्यों इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है? मैंने बताया था आप लोगों को, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन मान लो IP1 जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकाला, आउटरमोस्ट शेल से निकाला, जो हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो उससे अंदर वाले शेल या फिर सब शेल से निकालेंगे। अगर हम अंदर आ गए, अंदर आने का मतलब हम न्यूक्लियस के पास आ गए। न्यूक्लियस के पास आने से उसका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने दी थी IP1 में, उससे ज़्यादा एनर्जी हमें IP2 को देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वो क्या हो गया है, न्यूक्लियस के पास आ गया है, जिसकी वजह से उसका अट्रैक्शन बढ़ गया है। और अगर अट्रैक्शन बढ़ गया है तो उसको हमें निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है? इसलिए सक्सेसिव IP ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। क्लियर है? मतलब IP1 से ज़्यादा IP2 होगा, IP2 से ज़्यादा IP3 होगा, IP3 से ज़्यादा IP4 होगा। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया था। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, पहले उस लेक्चर को जाकर देखो, उसके बाद इस लेक्चर पर आना। क्लियर है? उसके बाद मैंने फैक्टर बताए थे IP को निकालने के लिए। पहला बताया था एटॉमिक साइज जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सब मैंने डिटेल में बताया था। क्लियर है? तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा रही हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट वो भी IP के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। थर्ड फैक्टर था Z इफेक्ट। अगर किसी को डाउट आ रहा है, कोई ये नहीं पहचान पा रहा है कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, Z इफेक्ट क्या होता है,
ये मैंने सब डिटेल में बताया है। ये जो डाउट आएंगे ये उन्हीं स्टूडेंट्स को आएंगे जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनको इन पॉइंट्स में कुछ भी डाउट नहीं आएगा, है ना। चलिए, जेड इफेक्ट कहाँ कहाँ लगता था? फॉर सेम पीरियड, फॉर सेम एलिमेंट एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इधर हमारा लगता था जेड इफेक्ट। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता था उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो जिसकी वजह से उसका आईपी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये सब बता दिया था मैंने आप लोगों को। देन फोर्थ हमने पढ़ा था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ बात आई थी एक्सेप्शन की। यूजुअली जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आईपी क्या होता था? जल्दी बताओ, आईपी क्या होता था? कम होता था। क्यों कम होता था? बिकॉज यहाँ रीज़न जाता था एटॉमिक साइज बढ़ता था एंड नंबर ऑफ शेल बढ़ती थी। इस वजह से जो हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो आईपी कम होता है। लेकिन जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो वहाँ पर आईपी बढ़ता था। क्यों बढ़ता था? बिकॉज जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। अब जेड इफेक्ट बढ़ने से क्या होता था? जेड इफेक्ट बढ़ने से जो न्यूक्लियस है उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता था। अब अट्रैक्शन अगर बढ़ गया है तो आप लोगों को पता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होगा, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास में होगा मतलब उतना ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन होगा। अगर उतना ज़्यादा अट्रैक्शन है तो क्या हो गया? इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर पुट करनी पड़ेगी। लेकिन दो एक्सेप्शन थे, सेकेंड एंड 13 एंड 15 एंड 16 ग्रुप। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग आईपी बढ़ना चाहिए, सेकेंड एंड 13 में से ज़्यादा होना चाहिए 13 ग्रुप का, लेकिन आईपी एक्सेप्शनली ज़्यादा होता है सेकेंड ग्रुप का। क्यों ज़्यादा होता था? यहाँ रीज़न जाता था पेनिट्रेशन पावर। क्या होती थी पेनिट्रेशन पावर? मैंने समझाया था 13 में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो जाएगा पी में, एंड सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो जाएगा एस में। तो एस में मतलब एस, पी, डी एंड एफ ये सब शेल होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस में, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी में, तो आप लोग बता दोगे कि जो एस सब शेल होती है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होगी। अगर उसका अट्रैक्शन उससे ज़्यादा हो गया तो आईपी भी उसका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ये रीज़न जाता था। सेकेंड एक्सेप्शन था 15 एंड 16 ग्रुप में ज़्यादा होना चाहिए आईपी हमारे जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग 16 ग्रुप का, लेकिन ज़्यादा किसका होता था? 15th ग्रुप का। क्यों ज़्यादा होता था? यहाँ जाता था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड देन आता था इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। क्लियर है? यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। सेकेंड पीरियड में पूरी पीरियोडिसिटी बताई थी, थर्ड पीरियड में आपको बिल्कुल पीरियोडिसिटी बताई थी। उसके बाद मैंने कम से कम आपको 10 to 15 इसके क्वेश्चंस कराए थे। क्लियर है? आप लोगों को होमवर्क भी दिया था मैंने, सब लोगों ने किया अपना होमवर्क। अगर उस होमवर्क में किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन में। डाउट है किसी को कोई भी? चलिए, आज हम पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ आईपी। मैंने स्टार्टिंग में जब ये आर्टिकल स्टार्ट किया था तभी आपको पीरियोडिसिटी का मतलब बताया था। क्या होता था पीरियोडिसिटी का? पीरियोडिसिटी का मतलब होता था कि जो भी चेंजेस हमें देखने मिलेंगे आईपी में, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एंड पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो भी हमें चेंजेस देखने मिलेंगे उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब हम पीरियड में पीरियोडिसिटी देखते हैं। पीरियड में मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो आईपी क्या हो रहा था? मेरे साथ रिकॉल करो। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल था वो बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? मैंने कम से कम इसको 7 to 8 टाइम्स रिवाइज कर दिया है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। मेरे साथ रिकॉल करो। जब भी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? आईपी बढ़ता है। क्यों बढ़ता था आईपी? बिकॉज क्यों बढ़ता था? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता था जब हम पीरियड में जाते थे। पीरियड में ऑलवेज जेड इफेक्ट को रीज़न दिया गया था एंड सिग्मा था स्क्रीनिंग इफेक्ट,
वो एक रिपल्शन था, उसको ग्रुप में रीज़न दिया गया था। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी बढ़ता है यूजली बिकॉज जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है। अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। क्लियर है? लेकिन इसके दो एक्सेप्शन थे, सेकेंड एंड 13th ग्रुप एंड 15 एंड 16th ग्रुप। सेकेंड एंड 13th ग्रुप में से ज़्यादा होना चाहिए था 13th ग्रुप का। क्यों ज़्यादा होना चाहिए था? क्योंकि 13th ग्रुप का जेड इफेक्ट ज़्यादा है। लेकिन किसका आईपी ज़्यादा होता है? एक्सेप्शनली सेकेंड ग्रुप का आईपी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्या रीज़न गया था यहाँ? अभी बताया, पेनिट्रेशन पावर। बहुत अच्छी तरह से समझाया था आप लोगों को। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। एंड सेकेंड एक्सेप्शन था आईपी का पीरियड में 15 एंड 16 में से ज़्यादा होना चाहिए था 16th ग्रुप का हमारे जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ड्यू टू देयर हाई इंक्रीजिंग ऑफ जेड इफेक्ट। लेकिन किसका ज़्यादा होता है? 15th ग्रुप का आईपी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? ड्यू टू यहाँ पर क्या लगता था? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है कि पीरियड में जाने पर आईपी बढ़ता है। लेकिन एक्सेप्शन मेरे साथ सेकेंड एंड 13, 15 एंड 16। जब भी टफ क्वेश्चन बनेगा आईपी का, इन दो ग्रुप में से बनेगा। सेकेंड एक मेंबर सेकेंड ग्रुप का दे देगा और एक मेंबर 13 ग्रुप का दे देगा। ऐसे ही 15 और 16 में दे देगा, एक ग्रुप मेंबर 15 का दे देगा, एक मेंबर 16 ग्रुप का दे देगा। अब क्या होगा? बच्चे क्या करेंगे? जल्दी जल्दी में उनको ये तो याद रहेगा कि पीरियड में जाने पर आईपी बढ़ता है, लेकिन वो लोग ये याद नहीं रखेंगे कि ये एक्सेप्शन भी था। वो जल्दी जल्दी क्या टिक कर देंगे? आंसर 16 ग्रुप का मेंबर, जबकि आंसर क्या आएगा? 15 ग्रुप का मेंबर आएगा, अगर 15 और 16 ग्रुप में बात हो रही है। क्लियर है? चलिए, सेकेंड हम पढ़ते हैं ग्रुप के अंदर। अब ग्रुप के अंदर क्या होता था? पहले तो मुझे ये बता दो, रेडियस का क्या ऑर्डर था ग्रुप के अंदर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। आईपी का ग्रुप के अंदर ऑर्डर था, जब भी हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो आईपी क्या होता था? कम होता था। क्यों कम होता था? बिकॉज जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। अब नंबर ऑफ शेल क्यों बढ़ती थी? हज़ारों बार बता चुकी हूँ। बिकॉज जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। अगर अब नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं तो मान लो अगर ये नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है। तो इस जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो गया तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। मतलब उसको एज कंपेयर टू एनर्जी तो देनी पड़ेगी, लेकिन एज कंपेयर टू कम एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? एज कंपेयर टू, जिसकी वजह से अगर कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसका आईपी क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं उसी को तो हमने अल्टीमेटली आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला था ना। क्लियर है? तो ग्रुप में जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आईपी कम होता है। क्यों कम होता था? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती थी, एटॉमिक रेडियस बढ़ती थी। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए हमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है तो आईपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट ए के मेंबर में हम आईपी का ऑर्डर पढ़ते हैं। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, फर्स्ट ए को क्या बोला था? फर्स्ट ए के ग्रुप, पहले तो फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए आता था। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए को हमने बोला था एल्कलाइन मेटल्स एंड सेकेंड ए को बोला था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ए को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोला था? बिकॉज इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते थे। एंड सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला था? बिकॉज इसके भी नो डाउट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते थे, लेकिन ये कहाँ पाए जाते थे? वेरी गुड, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते थे, इसलिए सेकेंड ए का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रखा गया। तो देखो, यहाँ हम पढ़ रहे हैं आईपी का ऑर्डर, तो आप लोग बता दोगे जब भी हम फर्स्ट ए में ऊपर से नीचे आएंगे तो आईपी क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब सेकेंड ए में पढ़ते हैं आईपी का ऑर्डर।
सेकेंड डे में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, नो डाउट क्या होगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल बढ़ जाती है। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है मतलब उसका अट्रैक्शन कम हो गया। मैंने बच्चों एक ट्रेंड बताया था कि हमेशा याद रखो, जनरल ट्रेंड ये था कि जब भी हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो सिर्फ रेडियस बढ़ती थी, बाकी आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती थी, कम होती थी। जब हम पीरियड की बात करते थे, मैं जनरल बता रही हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही, जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते थे तो वहाँ पर सिर्फ रेडियस कम होती थी, बाकी तीनों जो प्रॉपर्टीज़ है आई पी, ई ए एंड ई एन, वो क्या होती थी, बढ़ती थी। एक्सेप्शन की बात नहीं करिए, एक्सेप्शन तो आप लोगों को याद रखना ही है। फर्स्ट डे की बात हो गई, सेकेंड डे की बात हो गई। अब आते हैं 13th ग्रुप। 13th ग्रुप में मोस्ट प्रोबेबल एक्सेप्शन यहाँ पर ही रेडियस का एक्सेप्शन था, याद है आपको। एल्यूमिनियम एंड गैलियम में से ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, गैलियम की रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए थी, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की रेडियस ज़्यादा होती थी। क्यों ज़्यादा होती थी, क्या रीज़न गया था, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब बताया था मैंने, वेरी गुड, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। अब हम पढ़ रहे हैं आईपी का ऑर्डर, ध्यान से देखना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, कैसे याद किया था 13th ग्रुप को, बोरॉन फैमिली बोलते हैं। कैसे याद किया था इसके मेंबर्स को, बैगन, आलू, गाजर, इन थैली या फिर इन थैला, जो भी आप चाहो वैसे याद कर सकते हो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम में जब हम जाते हैं तो हमारा जनरल ट्रेंड लगता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आईपी कम होता है। क्लियर है? तो बोरॉन का आईपी ज़्यादा होगा और एल्यूमिनियम का कम होगा। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में से हमारे जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग आईपी कम होना चाहिए, एल्यूमिनियम का आईपी ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि गैलियम का कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ रिवर्स हो जाता है, गैलियम का आईपी ज़्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम से। यहाँ पर क्या लगेगा, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एंड इंडियम एंड थैलियम में आईपी किसका ज़्यादा होना चाहिए, ग्रुप में नीचे जाने पर आईपी कम होता है, नीचे जा रहे हैं आईपी कम हो रहा है तो इंडियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन किसका ज़्यादा होता है, थैलियम का ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या रीज़न जाएगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं बता चुकी हूँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ वेरी गुड 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब तो आप लोगों को ये पॉइंट्स आ जाने चाहिए कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो 13th ग्रुप के आईपी को हम ऐसे याद करेंगे, बीटी का ऐसे, ठीक है, बीटी का ऐसे, ये इसका ऑर्डर जाएगा, बोरॉन, देन थैलियम, फिर गैलियम, फिर एक्टिनियम, फिर इंडियम। क्लियर है? गलत बोल दिया मैंने, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। ओके, चलिए फिर आते हैं 14 ग्रुप में, जिसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर नो डाउट आईपी कम होगा। क्यों कम होगा, अब आप लोग बता दोगे, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा और इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसको जो एनर्जी होगी वो लेस रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है एसएन एंड पीबी, ज़्यादा होना चाहिए एसएन का हमारे जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि पीबी में नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है तो उसको कम आईपी की ज़रूरत होगी, लेकिन ज़्यादा होता है पीबी का। क्या रीज़न जाएगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पी ब्लॉक में 13 एंड 14 एक और बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड में ग्रुप में जाने पर टोटली क्या हो रही है, आईपी कम हो रही है। पी ब्लॉक में 13 एंड 14 में एक्सेप्शन है, 13 में एल्यूमिनियम एंड गैलियम में से कम होनी चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, गैलियम की ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद गैलियम की ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद 14 ग्रुप में एसएन एंड पीवी में से ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, एसएन की, लेकिन पीवी की ज़्यादा होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा पी ब्लॉक में जितने रिमेनिंग ग्रुप्स बचे हुए हैं उनकी कंटिन्यूसली आईपी क्या होगी, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कम होगी। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की।
डी ब्लॉक में पीरियड में जाने पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। पीरियड में जाने पर आईपी क्या होता था, आप लोग बताओ क्या होता था, बढ़ता था। क्यों बढ़ता था, जल्दी बताओ क्यों बढ़ता था, बिकॉज जेड इफेक्ट बढ़ता था। जेड इफेक्ट बढ़ने से क्या हो जाता था, ऐसा कि आईपी बढ़ रहा है, क्या हो जाता था, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में आ गया, मतलब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसको उतनी ही ज़्यादा आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है, तो देखो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉपर एंड जिंक में से अगर कुछ भी नहीं आए आईपी तो पहले आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उसके बाद आपको खुद दिखाई दे जाएगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है तो मेरा लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना, उसके बाद आ जाएगा। कॉपर एंड जिंक में से ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट का। कॉपर का होता है 3d10 एंड 4s1, जबकि जिंक का होता है 3d10 एंड 4s2। इधर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है एंड इधर फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो किसका ज़्यादा होगा, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स का। इसकी वजह से Zn का आईपी ज़्यादा हो जाएगा। पूछा है IP2 इसी में से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसके अंदर वाला, नो डाउट अंदर वाला है तो एनर्जी तो पहले आईपी से ज़्यादा चाहिए होगी। देखते हैं, कॉपर प्लस का अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10, जिंक प्लस का हो जाएगा 4s1। तो अब किसका ज़्यादा हो जाएगा, कॉपर प्लस का। क्यों बता दोगे, देखते हैं, क्योंकि इसका क्या है, जल्दी बताओ क्या है इसका, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। अब पूछा है IP3, नो डाउट IP1 से ज़्यादा IP2 होगा, IP2 से ज़्यादा IP3 होगा, लेकिन इसमें भी इसने पूछा है तो कैसे आंसर देंगे। कॉपर प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आउटर मोस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 3d9 एंड जिंक का जो आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 3d10। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जबकि यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से Zn+2 का IP ज़्यादा होगा। क्लियर है, चलिए ये वाला होमवर्क है, आप लोग खुद करोगे। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप्स के अंदर डी ब्लॉक में। हमें पता है थर्ड ग्रुप तक तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं था कि सब, अगर हम रेडियस का पढ़ रहे थे तो हम बता दिया था हम पढ़ रहे हैं आईपी का। हमें पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ज़्यादा होगी 3D सीरीज़ की, फिर होगी 4D सीरीज़ की, फिर होगी 5D सीरीज़ की। मतलब सबसे ज़्यादा होगी आईपी 3D की, उससे कम होगी 4D की, उससे कम होगी 5D की। लेकिन थर्ड ग्रुप को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रुप हैं डी ब्लॉक में, उसमें यहाँ रिवर्स हो जाता है एक्सेप्शनली। सबसे ज़्यादा जो आईपी होता है वो होता है 5D का। यहाँ पर क्या लगेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया था, लेंथेनॉइड्स के बाद जितने भी मेंबर आएंगे वहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। तो सबसे ज़्यादा 5D सीरीज़ का होगा, फिर 3D सीरीज़ का होगा, फिर 4D सीरीज़ का होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑर्डर बताओ। 11th ग्रुप को क्या बोला था हमने, कॉइनेज मेटल। क्या मेंबर थे इसके, सिल्वर, क्या ऑर्डर था इसका, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा होगा गोल्ड का, उसके बाद होगा कॉपर का, देन सिल्वर का। एंड उसके बाद हमने 12th ग्रुप का ऑर्डर पढ़ा था, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो आप लोगों को पता है मरकरी कौन से मेंबर का है, 5D सीरीज़ में आ रहा है, तो मरकरी का आईपी ज़्यादा होगा, देन जिंक का होगा, उसके बाद कैडमियम का होगा। उसके बाद एफ ब्लॉक में रेडियस जो होती है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है जल्दी बताओ, रेडियस की बात हो रही है आईपी की नहीं, और जबकि जो आईपी होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। आप लोग बता दोगे, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो फटाफट, जब तक मैं पानी पी लेती हूँ आप लोग पूछो। चलिए अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईपी। क्या इसके एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन है टू एक्सप्लेन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। टू एक्सप्लेन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, आईपी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक नेचर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक नेचर के।
आप इजीली बता दोगे एक्सप्लेनेशन को। मैंने बताया था जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है और आईपी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मेटेलिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, जबकि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है वहाँ पर नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है एंड नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है और क्या होता है, आईपी बढ़ता है। इसलिए आईपी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक नेचर के। मोस्ट मेटेलिक जो एलिमेंट होता है वो होता है सीजियम, जो और है ना, जो सीजियम होता है ना, जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो होते हैं उसको बनाने में भी सीजियम का यूज़ किया जाता है। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है टू एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की रिएक्टिविटी को भी शो करता है। आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक रिएक्टिविटी के। क्लियर है? बिकॉज मेटल्स में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी कम होता है। आप लोग बता दोगे क्यों कम होता है, एंड मेटेलिक रिएक्टिविटी बढ़ती है। थर्ड है टू डिटरमाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। अब ये ध्यान से देखना, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ये सोडियम दिया हुआ है, अब देखो इसमें जंप, ये फर्स्ट शेल 281 है, ठीक है, 281 मतलब इसमें 2 हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, देन इसमें फर्स्ट आ रहे हैं। तो जंप कहाँ पर हुआ, इधर ही तो हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड में। अब मैग्नीशियम देखो 282, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पहला भी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। जो गैप आएगा वो आएगा थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन आईपी के बीच। क्लियर है? एंड एल्यूमिनियम में देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 8 इलेक्ट्रॉन, इधर 3, तो गैप जो आएगा वो थर्ड एंड फोर्थ आईपी में आएगा। ये एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये आपके पास क्वेश्चन दिया है। आप बताओ ये किस ग्रुप का मेंबर है, इसकी वैलेंसी क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बताओ जल्दी। देखो आपको क्वेश्चन में देखते ही बता दोगे कि कहाँ पर आईपी का ज़्यादा गैप आ रहा है। क्या इधर गैप तो आ रहा है लेकिन उतना ज़्यादा गैप नहीं आ रहा जितना यहाँ आ रहा है। यहाँ भी गैप तो आ रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आ रहा जितना IP2 और IP3 के बीच में आ रहा है। क्लियर है? तो मतलब 2, अगर 2 के बीच में आ रहा है IP2 एंड IP3 के बीच, तो ये किसका मेंबर हो गया, सेकेंड ग्रुप का मेंबर हो गया। अगर सेकेंड ग्रुप का मेंबर हो गया तो आप लोग, मैंने ट्रिक बताई थी कि जो भी ग्रुप होता है वो उसकी जो लास्ट डिजिट होती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करती है, एंड वैलेंसी फोर्थ ग्रुप तक तो वही होती थी, फोर्थ ग्रुप के बाद 8 में माइनस कर देते थे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, वैलेंसी होती क्या थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सेकंड के बाद आ रहा है, तो अब जैसे आप पता लगा लो कि गैप जहाँ पर आएगा वही उसके ग्रुप नंबर को डिनोट करेगा, वही उसकी वैलेंसी को डिनोट करेगा, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा, एंड वही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करेगा। क्लियर है? चलिए, फोर्थ है टू डिटरमाइन पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है खुद का ऑक्सीडेशन करना। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है मैम, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ही कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको ही हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एजेंट कौन सा हो गया, वो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई ऐसा मेंबर है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसका हो गया रिडक्शन, मतलब खुद का रिडक्शन करा उसने, एंड वो एजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जो पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होती है वो आईपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता था, मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ती थी। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, तो इसका मतलब जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उनसे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अब इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, खुद ने क्या किया, अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो उसने खुद ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, मतलब एजेंट कौन सा हो गया,
रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो आप लोगों को पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एक और पॉइंट क्लियर हुआ कि रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता है, लेकिन आप लोगों को पता है आईपी क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग एजेंट के। क्लियर है? चलिए जी, गैसियस मीडियम में क्या होता है, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नो डाउट आईपी क्या होगा, वही आंसर देंगे जो हम पढ़ रहे थे, आईपी कम हो रहा था। अगर एक्सेप्शन नहीं है, 13 और 14 ग्रुप का मेंबर नहीं है, अगर डी ब्लॉक का मेंबर नहीं है, तो वही आंसर देंगे जो जनरल ट्रेंड में पढ़ा था कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी बढ़ता है। अच्छा, कम होता है? कौन बोला कम होता है? बढ़ता है। एंड ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आईपी क्या होता था? कम होता था। तो गैसियस मीडियम में तो वही आंसर देंगे, लेकिन एक्वस मीडियम में लिथियम का आईपी सबसे ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू देयर हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप लोग पूछोगे मैम ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व बाय द अट्रैक्शन ऑफ एन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। देखो, एन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच, एक आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच अगर बॉन्डिंग हो रही है तो जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी हमें उसके अंदर देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज एक आयन का वाटर मॉलिक्यूल के बीच क्या होगी? बॉन्डिंग होगी, तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसी को ही हमने बोला था हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जिसका चार्ज जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब उतना ज़्यादा आयन की प्रोबेबिलिटी होगी उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने की। सिंपल वर्ड ये है कि उतना ज़्यादा, जिसकी चार्ज ज़्यादा, तो उसका आयन उतनी जल्दी वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा? आपस में क्या होगा? जल्दी बताओ, बॉन्ड बनाएगा। तो जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, एंड जिसकी रेडियस सबसे ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम। तो आप लोग को क्वेश्चन बता दो फिर मुझे इसका। क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास ये क्वेश्चन दिया है, बताओ क्या ऑर्डर रहेगा इसमें हाइड्रेशन एनर्जी का? वेरी गुड, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों रहेगा? बिकॉज क्वेश्चन को देखते ही पता पड़ रहा है कि चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ रहा है मतलब हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है। एंड सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या बढ़ रहा है? देखकर तो बता दोगे ना आप लोग क्या बढ़ रहा है, इतना तो पहचान लोगे ना। अब क्या हो रहा है? यहाँ पर चार्ज नहीं जाएगा, रीजन देख, क्या चार्ज बढ़ रहा है? आप लोग बताओ। चार्ज तो +1 +1 +1 +1 सब में +1 है, यहाँ क्या बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है। अब आप लोग बता दो कि अगर साइज जिसका सबसे ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम। इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आती है आयनिक मोबिलिटी। जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप लोग मुझे ये बता दो, अब पूछोगे मैम कैसे आपने बोला कि साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? देखो, एक जो आदमी है, मतलब 2 पर्सन है, एक पर्सन का हैवी वेट है और एक पर्सन पतला दुबला है, तो कौन ज़्यादा रनिंग बहुत ज़्यादा तेज़ कर पाएगा? हैवी पर्सन या फिर जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो वीक पर्सन है, जिसका वेट कम है? कौन ज़्यादा मोबिलिटी किसकी होगी रनिंग की? कौन ज़्यादा तेज़ भाग पाएगा? नो डाउट जो पतला होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ भाग पाएगा, एंड जो हैवी पर्सन है वो इजीली भाग नहीं पाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगा है कि जिसका साइज सबसे ज़्यादा है वो कैसे उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी? उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, और जिसका साइज छोटा है वो जल्दी जल्दी से अपनी आयनिक मोबिलिटी शो करेगा। क्लियर है? और एक और पॉइंट जो लिथियम होता है, आप लोगों को पता है कि फर्स्ट में से जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन सबसे कम साइज जो होता है वो लिथियम का होता है। अगर लिथियम का साइज सबसे कम है तो उसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर में उतनी ज़्यादा उसकी मोबिलिटी होती है। इसलिए लिथियम ऑलवेज अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, जिसका फॉर्मूला होता है
LiCl.2H2O। याद रखना क्वेश्चन आया था कि LiCl अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में क्यों रहता है, ड्यू टू देयर हाई आयनिक मोबिलिटी। क्यों इसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर ये इसकी आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर है कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन बच्चों क्या होता है, एक्वस मीडियम में जो लिथियम होता है, लिथियम में हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है। हाई हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से देखो लिथियम का साइज छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, इस पर वाटर मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा ही अटैच हो जाते हैं, उतना ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर उसका साइज बढ़ गया तो उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है, फिर से सुनो, लिथियम का जो साइज है वो छोटा है। अगर छोटा साइज है तो हमने पढ़ा है जिसका साइज छोटा, हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा, मतलब उसमें उतनी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाएंगे। अगर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल आकर अटैच हो गए, इसका मतलब उसमें आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, उसकी कम हो गई। जब साइज बढ़ गया तो वो इजीली मोबाइल नहीं हो पाएगा। क्लियर है, चलिए फिफ्थ है टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो जिसका आईपी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, अगर आईपी कम है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगी लेस ऑक्सीडेशन स्टेट से। एंड जिसका आईपी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो अब उसका उल्टा हो जाएगा, जो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी उसके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से। क्लियर है, यहाँ पर जो रीज़न था वो ये था D10 एंड D5 एंड D3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अब आप लोग बता दोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए। लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है कि कॉपर 1 और कॉपर +2 में से इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 एंड कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन है 3D9। देखकर तो पता लग रहा है कि 3D10 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि फुल फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन एक्सेप्शनली कॉपर +2 की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू देयर हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अब क्यों इधर हाई हाइड्रेशन एनर्जी होगी, क्योंकि कॉपर +2 का चार्ज ज़्यादा है और जिसका चार्ज ज़्यादा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब सेकंड में भी एक्सेप्शन है, इसमें ऑर्डर याद रखो 312, +3 चार्ज की सबसे ज़्यादा, देन +1 की, देन +2 की। यहाँ पर भी रीज़न जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। अभी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों को, फटाफट से मुझे क्वेश्चन करके बताओ। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दे दिया है, आपसे पूछा है कि A, B एंड C में से किसका ऑर्डर ऑफ आईपी बताओ। 2 मिनट देती हूँ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हो गया, चलो देखते ही बता दोगे। NH2NP1, NH2NP3, NH2NP4, ये तो देखते ही आ गया, हाफ फील्ड है। मैंने बताया कि ऑलवेज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, डी का, D5, D10 एंड D3। तो सबसे ज़्यादा होगी B की, उसके बाद होगी C की, देन A की। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट है 0.02 ग्राम एटम के लिए, मैग्नीशियम के लिए x किलो जूल, तो हमें एनर्जी निकालनी है एक एटम के लिए। मतलब कोई एटम दिया हुआ है, ग्राम एटम, देखते ही बता दोगे। जब भी ग्राम एटम बोले, ग्राम मॉलिक्यूल बोले, ग्राम मोल बोले, मतलब यहाँ पर उसके 1 मोल की एनर्जी दी हुई है और हमें एक एटम की एनर्जी निकालनी है। जब भी 1 मोल की एनर्जी दी हो और एक एटम की एनर्जी दी हो, निकालनी हो, तो ऑलवेज Na का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 0.02 मोल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है x किलो जूल, तो 1 मोल की क्या होगी, x बाय 0.002 एंड हमें Na एटम्स मतलब एक एटम की निकालनी है तो उसका डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, चलिए लास्ट टॉपिक आईपी में एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। देखो जब भी हम रिएक्शन की पहचान करेंगे ऑलवेज रिएक्टेंट से पहचान करेंगे। ये पार्ट होता है रिएक्टेंट, एक मिनट
थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है, 1 मिनट रुको। देखो रिएक्टेंट जो होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब जब दो भी पार्टिकल आपस में रिएक्ट करते हैं उसके बाद जो उसका आउटपुट निकल कर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जब भी हम बात करेंगे रिएक्शन की तो ऑलवेज रिएक्टेंट से डिनोट करेंगे कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बॉन्ड को ब्रेक करने वाली प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक हीट को एब्जॉर्ब करती है जबकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो हीट का इवॉल्व कर रही है, बिकॉज बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वहाँ हीट का इवोल्यूशन होगा। तो रिएक्टेंट से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर ये एनर्जी दी है प्लस दी है, तो देखते ही पहचान जाओगे कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इधर अगर दिया हुआ है तो इधर आप आसानी से पहचान जाओगे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब मान लो ऐसे दिया हुआ तो यहाँ पर आप यहाँ से नहीं पता लगाओगे, अगर यहाँ से पता लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। ऑलवेज पहले इसको इधर लेके आओ, इधर लेके आओगे तो इसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा प्लस एक्स किलोजूल। अगर प्लस एक्स किलोजूल आ गया तो पॉजिटिव एनर्जी मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में हमें एनर्जी दी है, लेकिन कभी भी हम रिएक्शन को प्रोडक्ट में दी हुई एनर्जी से डिसाइड नहीं करेंगे, जो एनर्जी रिएक्टेंट में दी है उसी से डिसाइड करेंगे। अगर प्रोडक्ट में दी है तो उस एनर्जी को पहले हम रिएक्टेंट में लेकर आएंगे, जिसकी वजह से उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर इधर पॉजिटिव दी है तो रिएक्टेंट में आती इसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव एनर्जी हो गई इसका मतलब इसने क्या करा है, हीट को लॉस किया है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है एंथैल्पी प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से, एंड डेल्टा एच उसका पॉजिटिव आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, थर्मोडायनामिक में हम क्लियर करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होती है और इसका जो डेल्टा एच आता है वो आता है नेगेटिव। ये मैंने बता दिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एक बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है देखो। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। ये इसमें क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। अगर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। क्लियर है। एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब दो बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर हमारा IP खत्म होता है, कल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। अब हमारी दो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई हैं, रेडियस हमने पूरी कंप्लीट कर ली है एंड IP कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी बचती हैं। एक हमारे पास कौन सी बचती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट करा देंगे, देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो मेरे लेक्चर अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। और आप लोग लेक्चर्स देखते हो बट लाइक एंड कमेंट ड्रॉप करके नहीं जाते, तो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाया करो ताकि नेक्स्ट लेक्चर को उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। क्लियर है। चलिए, और आज है सैटरडे, कल है संडे। तो कल आप लोगों को जैसे कि पता है कि संडे को हमारा वन शॉट बायोलॉजी का सेशन चलता है, तो कल वन शॉट वीडियो आएगी। मैं आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि कौन सा चैप्टर कल हम वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। हाँ, कल हम कंप्लीट करेंगे प्लांट किंगडम वन शॉट के अंदर। क्लियर है। तो मेरे चैनल को फटाफट से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। क्लियर है। तो ऐसे ही आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने गोल के लिए कंसिस्टेंट रहो। क्लियर है। तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।